गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। इसमें यूनिट 2 इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे भाषा सीखने के प्रमुख अंग। शिक्षक को विद्यार्थियों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा शिक्षण का कार्यक्रम रखना चाहिए। भाषा सीखने और स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बालक के अंदर भाषा सीखने के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इसलिए भाषा स्वाभाविक विधि से ही सिखाई जानी चाहिए। बालक 6 माह की अवस्था से बोलना प्रारंभ कर देता है। वयस्कों को बोलते देखकर उसके संपर्क में आने के कारण, अनुकरण करने की सहज प्रवृत्ति होने के कारण बालक भाषा बोलना सीख जाती हैं। संपर्क और अनुकरण के पश्चात बार बार अभ्यास करने से ही उन्हें शब्दों की आवृत्ति मात्र से यह भाषा बोलना सीख जाता है। यदि हम बालक के मानसिक विकास का सूक्ष्म निरीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि भाषा सीखने का एक क्रम होता है। मानसिक विकास के साथ साथ भाषा सीखने की शक्ति भी बढ़ती है, इसलिए शिक्षक को मानसिक विकास के स्तर के अनुकूल भाषा ज्ञान के स्तर का क्रम भी याद रखना चाहिए। भाषा शिक्षण के 2 मनोवैज्ञानिक आधार हैं। पहला है भौतिक और दूसरा है मानसिक। भौतिक आधार में श्रोता और वक्ता के कान, मुख, आंख और हाथ हैं और मुख के अंतर्गत वे सभी अंग मुख और नासिका में सम्मिलित हैं जो शुद्ध उच्चारण में सहायक होते हैं। भाषा के मानसिक आधार में वह मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित है जिसके द्वारा हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। शब्द सुनते ही मन में विचार प्रतिमाएं बन जाती हैं, जिससे प्रत्येक शब्द का अर्थ बालक समझ जाता है और अर्थ के बिना भाषा अस्तित्वहीन है। इसलिए भाषा के प्रमुख अंग सुनकर समझना, मौखिक कार्य, वाचन और लेखन है, जिसकी चर्चा सविस्तार से की जाएगी। अगला पॉइंट आता है हमारा सुनना और समझना। प्रत्येक बालक भाषा सीखता है, वयस्कों द्वारा भाषा को बोलते हुए सुनता है और प्रारंभ में अनुकरण द्वारा कभी कभी क्रियाविहीन वाक्य बोलने लगता है। वास्तव में ये भाषा ज्ञान एक शब्द ज्ञान से ही प्रारंभ हो जाता है। बालक द्वारा पानी, खाना कहने से वयस्क समझ जाते हैं कि वह क्या चाहता है और ये एक शब्द बाची सार्थक वाक्य उसने वयस्कों द्वारा बोले जाने पर सुनकर सीख जाते हैं। भाषा सीखने का ये एक स्वाभाविक क्रम है। यदि दुर्भाग्यवश किसी बालक का वयस्कों से ये संपर्क टूट जाए और वह भाषा नहीं सीख पाएगा, किसी बच्चे को पशु उठाकर ले गया और वह इस संपर्क से वंचित हो गया, तो निरीक्षण करने पर विदित हुआ कि बालक का भाषा ज्ञान शून्य है या पशुवत आचरण करने लगा। इसलिए इस घटना से सिद्ध हो गया कि भाषा अर्जित संपत्ति है और संपर्क, अनुकरण और अभ्यास से आती है। प्रत्येक विद्यार्थी में सुनने की क्षमता का विकास अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से प्रजातांत्रिक समाज में, प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का विचार मूल्यवान होता है। प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का आदर होना चाहिए, जिसके लिए वैचारिक स्तर पर उदारता, सहिष्णुता नामक गुणों की आवश्यकता है। अपने विरोधियों के विचारों को भी ध्यानपूर्वक सुनना, उदारता और सहिष्णुता के साथ घोषयाने का दृष्टिकोण त्याग कर विनम्रता के साथ विरोधी और प्रतिकूल मत का स्वागत करना, खुले मस्तिष्क के साथ साथ अपने मत का प्रतिपादन भी तर्क सम्मत रीति से आप तभी कर सकते हैं जब विचारों का औचित्य तर्क की पैनीधार पर आश्रित हो। बहुधा ये देखा गया है कि तर्क के अभाव में स्वर की उच्चता, झुंझलाहट, खोज इत्यादि अवगुण पाए जाते हैं। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है, जो ध्यान देने की, सुनने की कला में प्रवीण नहीं, वो विरोधियों के तर्क का खंडन भी नहीं कर सकता है। बहुधा वाद विवाद प्रतियोगिता में अथवा परिसंवाद में इसकी झलक देखने को मिल जाती है। अपनी अपनी ढबली और अपना अपना राग ही अलापते रहना कि अन्य व्यक्तियों को मंद बुद्धि का व्यक्ति समझना और उनके मत
को हे दृष्टि से देखना आत्मविश्वास का अभाव और श्रेष्ठता की भावना ग्रंथि का सूचक है। शांत रहकर अन्य व्यक्ति की बात को सुनिए, उनके तर्क को समझिए और अपने विचारों के प्रतिपादन हेतु अकाट्य ठोस तर्क प्रस्तुत कीजिए। सीखने की क्षमता की अपेक्षा तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा रखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है मौखिक कार्य। अक्सर ये देखा गया है कि बालक सुनकर ही बोलना सीखता है। भाषा शिक्षण उस स्वाभाविक विधि के अनुसार ही होनी चाहिए। मौखिक कार्य से ही भाषा शिक्षण प्रारंभ होता है। बालक वयस्कों के संपर्क में आकर अनुकरण करता है और सुनकर बोलना सीख जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक को विचार अभिव्यक्ति और भाव व्यक्ति के सुअवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए आत्म प्रकाशन का पूरा अवसर मिलता है। ये कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं है कि भाषा शिक्षण का प्रारंभ मौखिक कार्य से ही किया जाए या नहीं। लगभग सभी शिक्षा शास्त्री इस मत से सहमत हैं। लज्जा शंकर झा मानते हैं कि कक्षा प्रथम के प्रारंभिक 6 माह तक वाचन एवं लेखन का प्रारंभ ही नहीं किया जाना चाहिए। इस समय बालक के लिए केवल संप्राशन भाषण सीखना ही आवश्यक है। ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र वाक्य के अनुसार मौखिक कार्य ही भाषा शिक्षण का आधार होना चाहिए। डॉसन ने मौखिक कार्य का महत्व बताते हुए कहा है कि मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है, क्योंकि मौखिक भाषा के तथा लिखित भाषा के प्रमुख अंग समान ही होते हैं। भाषा प्रशिक्षण के कर्तव्यों की विवेचना करते हुए रायबन ने मात्र शिक्षण पुस्तक में लिखा है कि भाषा शिक्षक का प्रारंभिक कार्य विश्व संकलित विचार को संकलित करने का एवं बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति विकास के लिए सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह एक सफल जीवन हेतु यह भी अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति युक्तिपूर्वक बोल सके। प्रसिद्ध लेखन बेकन ने भी कहा है कि संभाषण की कला में प्रवीण व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला व्यक्ति बन सकता है। वह व्यक्ति जिसकी वाणी प्रभावशाली नहीं है और युक्तिपूर्वक अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा विद्वान होते हुए भी श्रोता समुदाय में उपहास का पात्र ही बनेगा। टॉमकिंसन का कथन सार्थक प्रतीत होता है। संभाषण की असफलता विश्व संकलित विचारों का परिणाम है। असफल श्रोता ही सफल वक्ता होता है, इसलिए व्यक्ति जैसा श्रोता होता है वैसा ही वक्ता भी होता है। मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व विकास का अन्योन्यत संबंध है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि व्यक्तित्व विकास के लिए मौखिक अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति में वार्तालाप और संभाषण के कुछ गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे सशक्तता, प्रभाव, उत्पादकता और अशुद्धता किसके अंतर हुई? व्याकरण और उच्चारण की दृष्टि से मधुरता, शिष्टता, व्यवहारिकता, अवसरानुकूलता, गतिशीलता यानी कि भाषा प्रभाव और स्वराघात। अगर ये गुण किसी व्यक्ति में या तो वह समाज के लिए एक लाभदायक व्यक्ति सिद्ध हो सकेगा और अपने व्यवसाय में तभी सफलता प्राप्त कर सकेगा जब व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना भी उसका बहुत कुछ वार्तालाप करने के लिए ढंग से और संभाषण की कला की दृष्टि से करते हैं। किंतु अत्यंत खेद की बात यह है कि मातृभाषा शिक्षण इस ओर उदासीन है। इस संबंध में टॉमकिंसन ने कहा है कि शिक्षक के लिए मधुर वाणी का होना सर्वोत्तम उपहार है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि शिक्षक इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं उठा पाता है।
और आजकल विद्यालयों में शिक्षक मौलिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो पाते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम कारण है निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली, जिसमें लिखित कार्य की ही परख होती है और मौखिक कार्य का परीक्षण नहीं होता है। अक्सर देखा गया है कि लिखित परीक्षा में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मौखिक अभिव्यक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। दूसरा कारण है अत्यधिक पाठ्यक्रम का होना, जिसके कारण शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने में लगे रहते हैं। शिक्षक भी लिखित अभिव्यक्ति को सुधारने में संलग्न रहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि इसका परीक्षण होता ही नहीं है। वास्तव में शिक्षकों को दोषी ठहराने से पहले परीक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम को दोषी ठहराना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में तो फिर भी कुछ न कुछ मौखिक कार्य करवा ही दिया जाता है, किंतु उच्च कक्षाओं में तो मौखिक अभिव्यक्ति का लेश मात्र भी अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। इसलिए उच्च कक्षाओं की रचना में छोटी कक्षाओं में बालकों की अपेक्षा मौलिकता कम होती है। डॉक्टर किमिन्स ने इस तथ्य का समर्थन करते हुए कहा है कि 11 वर्ष की आयु के नीचे बालकों की रचनाएं अधिक मौखिक एवं रोचक होती हैं, जबकि इससे ऊपर के आयु वाली बालकों की रचनाओं में एक रास्ता दिखाई देती है, जिसका एकमात्र कारण उच्च कक्षाओं में मौखिक अभिव्यक्ति का अभाव होता है। अगला पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम पर आधारित शैक्षिक क्रियाओं के साथ साथ पाठ्यक्रमित क्रियाओं के आयोजन द्वारा। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि इन क्रियाओं का आयोजन बाल सभा के तत्वावधान में किया जाना चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों को विचार व्यक्ति और भावाभिव्यक्ति के अवसर मिल जाने चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे सृजनात्मक एवं मौलिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें। इन कार्यक्रमों से बालकों की कल्पना एवं तर्क शक्ति का भी विकास होता है। वार्तालाप संबंधी आत्मचेतन दूर हो जाने के कारण झिझक नहीं रहती है। समुदाय के सामने बोलने से शांत रहकर दूसरों की बात सुनने की भी आदत पड़ जाती है। ये कार्यक्रम इस प्रकार के होते हैं जैसे कथा, कहानी आदि का नाटकीकरण, मौखिक रचना, पद्य, कहानी, गप्य, चुटकुले, पहेली आदि, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद, चर्चा, काल्पनिक न्यायालय एवं संसद, कवि दरबार, कवि सम्मेलन इत्यादि। इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होगी और व्यक्तित्व का विकास सही प्रकार से होगा। अब हम जानेंगे मौखिक कार्य के उद्देश्य। मौखिक कार्य के उद्देश्य में सरल प्रभावपूर्ण भाषा में स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने में क्षमता प्रदान करना, तथ्यों को क्रमानुसार स्पष्ट रूप से समायोजित करने में प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करना, किसी श्रोता समुदाय के सम्मुख मौखिक रूप से अपनी बात को प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करना। अब आता है आपका वाचन शिक्षा के उद्देश्य। बालकों को सस्वर उतार चढ़ाव का ऐसा अभ्यास कराना कि वे पद्य, गद्य, नाटक आदि का वाचन सस्वर भावों के अनुकूल स्वरों में लोच देकर कर सकें। वाचन प्रभावप्रद हो और ताकि श्रोता समुदाय उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके और उद्देश्य से वाचन किया गया और उसकी पूर्ति भी हो। पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी भाव अर्थ ग्रहण कर सके, इसलिए बालकों की अक्षर व्यक्ति, शब्दोच्चार, उचित ध्वनि निर्मम, बल, विराम, सस्वरता, उचित ध्वनि मुद्रा, उचित वाचन शैली और प्रभात उत्पादकता का उचित संस्कार होना चाहिए। ज्ञानार्जन के साथ साथ वाचन के प्रति उत्पन्न रुचि करके विद्यार्थियों को साहित्य प्रवेश करवाना चाहिए, ताकि वाचन का सदुपयोग रचनात्मक कार्यों में कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।